स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैपिड विथ आर के पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के भाग 2 को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने जीव विज्ञान का पहला भाग अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क प्रकंद से। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली। लौंग फूल की कली होती है। अगला प्रश्न है, किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। चावल में जैव उर्वरक एजोला एनाबिना का प्रयोग किया जाता है। चावल एक खाद्यान्न फसल है। अगला प्रश्न है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन के। चिलगोजा पाइन के बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, धान का खैरा रोग या जिसे लघुपत रोग भी कहा जाता है, किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से। धान का खैरा या लघुपत रोग जस्ता की कमी से होता है। अगला है, फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मॉलिबेडनम की कमी से। मॉलिबेडनम को एमओ से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? यहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। संपादित तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हरे पौधों द्वारा छोड़ी जाती है। और ली कौन सी गैस जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो ऑक्सीन के। ऑक्सीन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश गुणवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन के द्वारा। अगला है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो जेसी बोस का। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जेसी बोस का नाम जुड़ा है। अगला है, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का दुश्मन भी कहा जाता है। अगला है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। अगला है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी। पादप रोग अधिकांशतः फफूंदी के कारण ही होते हैं। अगला है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये बाजरा। हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है, बाजरा से। अगला है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग जिसे खैरा कहा जाता है, खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। और किसका रोग है खैरा? तो धान का रोग है। अगला है, चाय में लाल रस्ट रोग। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। अगला है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो केटरपिलर अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। अगला है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पोषक वाहक का कार्य फ्लोएम करता है। अगला है, पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है। पोषक तत्वों का संचालन फ्लोएम द्वारा और खनिज लवणों का, जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है। अगला है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वर्षीय वलयों की गिनती करके। वलयों के छल्लों की गिनती करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। अगला है, संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे आता है? तो जाइलम टिश्यू से। संवहनीय पौधों में पानी जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है। अगला है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया। अगला है, बारबैरा मैक्लिटांक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मक्का के। बारबैरा मैक्लिटांक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? मक्का के वैज्ञानिक थे।
अगला है सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कार्नबर्ग को। 1959 में डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार कार्नबर्ग को मिला था। दोस्तों, ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अगला है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन। वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। अगला है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल नाम का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। अगला है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। अगला है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाएगा। अगला है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगला है कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस भी इसे कहते हैं। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका या जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? तो हार्वे। हार्वे ने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। अगला हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। प्रतिस्थापन शब्द प्रत्यारोपण से है। अगला है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की संरचना को वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले रेखांकित किया या बनाया। अगला है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डार्विन के द्वारा। डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। ऊपर हो चुका है ये क्वेश्चन। अगला है किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मेयर ने। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। अगला है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियम ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। अगला है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में। मानव के तंत्रिका ऊतक में जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगला डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने। वाटसन ये इस तरह की रचना का निर्माण वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला है माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों द्वारा। गुणसूत्रों द्वारा माता पिता के गुण उनकी संतानों में हस्तांतरित होते हैं। अगला है एक सामान्य नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो पिता के। अगला है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। अगला है
एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होंगे। अगला है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चोर की। या सभी प्रकार के टेस्ट के लिए डीएनए का प्रयोग ही किया जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ में मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। अगला है पेचिस या अमीबायसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा में। पेचिस या एमीबायसिस के लिए हिस्टोलिटिका एंटी अमीबा में पाया जाता है। अगला है चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत चिपटे कृमियों को रखा गया है। अगला है फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज का। फीता कृमि प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का ही एक प्राणी है। अगला है गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमैंथेल्मिन्थीज। निमैंथेल्मिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है गोल कृमि या सूत्र कृमि को। फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ का। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। अगला है किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। अगला है किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिससे मादा मैनुथोपरांत नर को मार देती है? मकड़ी। मकड़ी में। अगला है तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मिलती है? गैम्बूसिया। तालाबों और कुओं में गैम्बूसिया को छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है। अगला है भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल क्या है? चमगादड़। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल चमगादड़ है। अगला है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम को सीए से प्रदर्शित करते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम का सबसे मुख्य स्रोत आंवला है। अगला है मानव शरीर में आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला है मुख में मंड या स्टार्च भी जिसे कहा जाता है। मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टायलिन के द्वारा। टायलिन के द्वारा मुख में मंड स्टार्च या शर्करा का पाचन होता है। अगला है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व जो रक्त में अवशोषित किए जाते हैं वो छोटी आंत द्वारा ही अवशोषित किए जाते हैं। अगला है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। निम्नलिखित नहीं होगा, निम्नलिखित में एंजाइम की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये प्रश्न एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है, पिछली एनटीपीसी की परीक्षा में। अगला है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? यकृत, या जिसको लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में। यकृत या लीवर पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का अवशोषण कर लेता है। अगला है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड ही मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में लगा समय होता है। अगला है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। एक सामान्य जीवन काल में मनुष्य की औसत आयु जितनी होती है उसमें हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। अगला है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा। रुधिर बैंक, ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 82% होती है। यहाँ भिन्नता नहीं होगा, ये मात्रा पूछा है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 82% होती है। अगला है मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण खून नहीं जमता है।
अगला, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से, इरिथ्रोसाइट्स। अगला है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थिमज्जा के। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की न्यूट्रोफिल्स किस्म पाई जाती है। अगला है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। सबसे अधिक लीवर या यकृत की होती है। अगला है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। अगला है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। अगला है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा। अगला है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाय और भैंस में के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीएसएच है। अगला है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतरस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो अंतरस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। अग्नाशय याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण मनुष्य की कोशिकाओं में थकान की अनुभूति होती है। अगला है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। अगला है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर से उसे छोड़ती हैं? तो परासरण के द्वारा। परासरण के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ देती हैं। अगला प्रश्न है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म। अगला है, अधिक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय हो जाना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। याद रखिएगा, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल होता है। अगला है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम महत्वपूर्ण होता है हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों की मजबूती के लिए। अगला है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबंबी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन। अगला है, रक्त का थक्का बनाने में से कौन मदद करता है? ऊपर हो गया है विटामिन के। अगला है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। अगला है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए के द्वारा संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है मानव शरीर में। याद रखिएगा, गाजर विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। जानते हैं विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और इनको धोने से विटामिन सी निकल जाते हैं। अगला है, मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। एक्साटॉक्सिन विषाक्त होता है उसके द्वारा यकृत प्रभावित होता है। अगला है, परजीवी फसल स्वर्ण चावल की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई विटामिन ए। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण की तरह की गई? तो विटामिन ए के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
हम इसके अगले पार्ट के साथ जल्द उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।